Hello, Assalamu alaikum. I am Arslan Naveed and welcome back to my YouTube channel Sports Sciences and Physical Education. Today our topic is about scales and measures in research. आज हम स्केल एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस्म के स्केल किस तरह की रिसर्च में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके बाद टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। वो हमारी रह गई थी। सबसे पहला स्केल देख लेते हैं जी। थ्रस्टोन स्केल डेवलप्ड बाय एल थ्रस्टोन, ये इसने डेवलप किया था टू मेजर डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अरसलान नवीद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट स्केल्स एंड मेजर्स इन रिसर्च। आज हम स्केल एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस्म के स्केल किस तरह की रिसर्च में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके बाद टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। वो हमारी रह गई थी। सबसे पहला स्केल देख लेते हैं जी। थ्रस्टोन स्केल डेवलप्ड बाय एल थ्रस्टोन, ये इसने डेवलप किया था टू मेजर डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी और सैलिसेंस। ठीक है, यानी कि अगर आपने डायरेक्शन मेजर करनी हो या किसी चीज़ की शिद्दत में मालूम करनी हो तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। ऑफन यूज्ड इन साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ये किस में यूज़ होता है? साइकोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ होता है या एजुकेशन रिसर्च में यूज़ होता है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम हैप्पी विद द लेवल ऑफ सुपरविजन आई एम रिसीविंग, यानी कि एग्री या डिसएग्री। ठीक है, ये इस किस्म का होता है। आई एम कॉन्फिडेंस इन क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग रिसोर्सेज अवेलेबल टू मी, एग्री या डिसएग्री। ठीक है, यानी कि ये आपकी पोजीशन क्लियर कर देगा कि आप एक काम से मुतमिन हैं या गैर मुतमिन हैं। ठीक है, इसके बाद है जी गटमैन स्केल डेवलप्ड बाय द लुइस गटमैन इन 1950 टू मेजर द इंटेंसिटी और कमिटमेंट टू एन ओपिनियन, काज, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कोर्स ऑफ एक्शन इन अ हिरार्चिकल वे। ठीक है, अच्छा, अब आपने उसमें सिर्फ क्या इंटेंसिटी मालूम किया, मगर इसमें इंटेंसिटी के साथ साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका पर्सन का कैलिबर, उसकी काज, सारी चीज़ें होंगी। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ द गटमैन स्केल इज द बोगर्ट्स सोशल डिस्टेंस स्केल विच इज़ एज फॉलोज। आर यू विलिंग टू परमानेंट इमिग्रेट टू लिव इन यूर कंट्री। अच्छा, अब इसमें ये वो बता रहा है कि एक बंदा कितना शिद्दत पसंद हो सकता है अपनी पैट्रियटिज्म में, या उसका दूसरे के बारे में कितनी ज़्यादा राय है, उसके जवाब से उसकी नफरत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे अब मिसाल के तौर पे इंडिया में जाके सर्वे किया जाए कि आप एक पाकिस्तानी को क्या अपने मुल्क में आने देंगे। फिर अगली बात क्या कह रहा है जी, लिव इन योर कम्युनिटी, क्या आप उसको अपने कम्युनिटी में रहने देंगे। फिर अगली कह रहा है कि क्या आप उसको नेबरहुड में रहने देंगे, क्या आप उसको साथ वाले या सामने वाले घर में रहने देंगे। फिर उसमें अगली बात पूछ रहा है कि क्या आप उसे अपने बच्चे की शादी भी कर देंगे। तो इससे आपका स्केल जेनी लेवल पता चल जाएगा कि आपका दूसरे इंसान के बारे में, उसके जो मतलब उसकी उस वजह से, मतलब उसकी उस नेशनैलिटी से या उसकी उस चीज़ से आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, या आपका क्या कैलिबर है, आप किस नज़रिए से उसे जज करते हैं। अच्छा जी, फीलिंग थर्मोमीटर क्या है जी? मे यूज इन पॉलिटिकल प्लानिंग एंड रिसर्च। ये पॉलिटिकल प्लानिंग में यूज होता है। सब्जेक्ट मोर ऑफन देन नॉट फाइंड इट प्रेफरेबल टू कम्युनिकेट टू द थर्मोमीटर एंड पिक अ नंबर, बट दे अवॉइड वेरी हाई एंड वेरी लो वंस। अब उसमें वो ये उसका इस्तेमाल करने का तरीका बता रहा है कि लोगों को एक नंबर चुनने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो को लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब देख लें जी। फीलिंग थर्मोमीटर ये है जी। एंग्री 5 पे बहुत ज़्यादा एंग्री है जी, 4 पे थोड़ा गुस्सा है, 3 पे सैड है या नर्वस है। ठीक है, 2 पे क्या है जी, सिली और अनश्योर है उस बारे में। 1 पे क्या है, क्लैम एंड हैप्पी है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे आप सर्वे किया जाता है कि एक बंदे को अपनी टीचिंग से या अपने टीचर से कितना सेटिस्फाइड है। ठीक है, एक बंदा कहता है जी 1 नंबर, यानी कि वो बिल्कुल हैप्पी है उससे। ठीक है, एक कहता है जी मेरा 2 नंबर है। ये इस तरह की जो रिसर्च इस पैरामीटर के थ्रू चेक की जाती है वो फीलिंग थर्मोमीटर कहलाती है। अच्छा, रैंकिंग स्केल अ मीन फॉर कंपेयरिंग 2 और मोर रेफरेंस ऑन 1 और मोर क्वालिटी। सब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड विद अ लिस्ट एंड टोल्ड टू पुट आइटम्स ऑन इट। ठीक है, यानी कि आप सब्जेक्ट चूज कर लिया जाता है और उसके ऊपर आइटम पुट करने के लिए कहा जाता है। एक या 2 से ज़्यादा को कंपेयर किया जाता है, उसकी क्वालिटी चेक किया जाता है। ठीक है, जैसे एक नाइक का शूज़ है, एक दूसरा शूज़ है। ठीक है, तो उन दोनों को रेटिंग दे के एक दूसरे से अब एंड पे बताया जाएगा कि जी नाइक का बेहतर है या एडिडास का बेहतर है। ठीक है, Composite measures, simplifying data analysis by reducing the number of variables relevant in the research work. अब अच्छा, इसमें अब क्या कर रहा है वो, रिड्यूसिंग कर रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम कर रहा है, यानी कि सिर्फ उन नंबर्स को चेक करेगा जो उस रिसर्च के रिलेटेड वेरिएबल है, बाकी चीज़ों को स्किप कर रहा है। क्वालिटी कंट्रोल, वन ऑफ द क्विकेस्ट वे ऑफ रिसर्च, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ बोथ क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स ऑप्शन टू मेक श्योर दे आर अनबायस्ड। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल वो बता रहा है कि आपने क्या करना है। ये सबसे आसान तरीका है। इसमें आपने क्या करना है, दोनों क्वेश्चन और दोनों रिस्पॉन्स जो है ना, उसमें 2 ऑप्शन रख देना, जैसे हमने ऊपर वाला देखा, एग्री डिसएग्री, इस तरह का कोई और या सब नो रख देंगे। ठीक है, ये वही चीज़ है। रिलायबिलिटी हमने पहले पढ़ा था। रिलायबिलिटी क्या चीज़ होती है कि रिजल्ट बार बार एक्यूरेट एंड सेम रिजल्ट एक्यूरेसी देना, उससे रिलायबिलिटी कहते हैं।
पढ़ लेते हैं जी। स्टेबल एंड डिपेंडेबल मेजर्स, यानी कि बिल्कुल आप एक स्केल से आप एक बार हाइट करें तो आपकी जितनी आ रही है, 10 बार भी हाइट करें तो आपकी उतनी ही आनी चाहिए। मैनी टाइम्स यूज हेल्प्स टू गेट सिमिलर रिजल्ट, वही बात कर रहा है। एक्यूरेसी इज इजी टू अचीव, यानी कि हर बार अगर एक बंदे की हाइट 5.7 आ रही है ना, तो 50 बार भी उस स्केल से अगर उसकी हाइट करेंगे तो 5.7 ही आनी चाहिए, ठीक है, सॉरी। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, अब टाइप्स देख लेते हैं जी। कंकरेंट रिलायबिलिटी, द रिलायबिलिटी ऑफ अ मेजर इज मोस्ट ऑफन असेस्ड बाय चेकिंग द स्ट्रेंथ एंड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स कोरिलेशन विद द सम अदर मेजर्स। अब ये कंकरेंट क्या है जी, एक हमने टेस्ट बनाया, ठीक है, उसी टेस्ट को हमने एक पहले वाले टेस्ट जो जिसके रिजल्ट हमने पहले लिए थे, मिसाल के तौर पे हम किसी को 10 मिनट 100 मीटर की रेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो इस टेस्ट को भी हमने उसी के लिए बनाया कि उसकी 100 मीटर की हमने चेक करना है कि कितनी देर में वो 100 मीटर कवर कर रहा है। तो उन दोनों का आपस में कोरिलेशन चेक कर लेना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो टेस्ट आपने सेट किया है वो क्या रिलायबल है भी सही या नहीं, यानी कि जो पास टेस्ट पहले रिलायबल टेस्ट हो चुका है उससे अपने टेस्ट को कंपेरिजन करना। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ द बेसिक कोरिलेशन टेक्निक। अब ये वही इसी चीज़ दोबारा वही बता रहा है कि इसमें आपने क्या करना है, डिफरेंट कोरिलेशन टेक्निक लगा के चेक कर लेनी है अपनी रिलायबिलिटी को कि जो हम टेस्ट लगाने लगा है उसकी रिलायबिलिटी है भी सही या नहीं है। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, here the subject are divided into two groups, the compares the score on the measures for one group to those for the other। अच्छा, अब इसमें वो क्या कह रहा है कि एक जो आपने टेस्ट बनाया है, अगर पूरी क्लास है तो पूरी क्लास को आपने हाफ में डिवाइड कर देना है। 2 टेस्ट होंगे, मगर 2 जो टेस्ट होंगे अब लाइक बच्चे हैं या नालायक बच्चे हैं या जो भी है, 25 रोल नंबर अलग हो गया, 25 अलग हो गया, तो दोनों के रिजल्ट सेम आने चाहिए, यानी कि अगर 25 में से उधर 20 बच्चों ने पास किया तो इधर भी 20 बच्चों को पास करना चाहिए, ठीक है। ये है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, हेयर वी एडमिनिस्टर द सेम टेस्ट टू द सेम सब्जेक्ट्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइम्स। अब इसकी मिसाल इस तरह से है कि एक बच्चे का टेस्ट होता है फर्स्ट टर्म में, ठीक है, अब फर्स्ट टर्म में वही टेस्ट उनको फर्स्ट टर्म के 2 वीक के बाद अगर लिया जाए तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, तो वो टेस्ट की रीटेस्ट रिलायबिलिटी भी हम कहेंगे कि है, ठीक है। Crouchback alpha coefficient alpha, it is used to exclusively to check the reliability of the composite measures. It can be laborized task with a large sample। इसमें भी वो यही बता रहा है कि 2 जो कंपोजिट होते हैं उनकी आपस में रिलायबिलिटी चेक करने के लिए ये किया जाता है। ज़्यादातर ये किस बड़ा सैंपल होता है, जब लार्ज सैंपल हमने चेक करना होता है तो उसमें हम ये चेक करते हैं। जैसे कि अगर हमने 20 साल के 50 बच्चों को चेक करना है तो हम उनका क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बना देंगे, ठीक है, तो हमें 25 टेस्ट लेने पड़ेंगे। ये वो चीज़ बता रहा है कि इस तरह की भी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। इंट्रा एंड इंटर कोडर रिलायबिलिटी, द इजीएस्ट वे टू डिटरमाइन वट एवर अ सिंगल ऑब्जर्व इज रिलायबल टू परफॉर्म एन इंटर कोडर रिलायबिलिटी चेक, यानी कि अब उसका आपने जो इंटर यानी कि उसके अंदर जो टेस्ट के अंदर की रिलायबिलिटी है ना, वो भी आपने चेक करनी है कि जो हमने टेस्ट बनाया है वो क्या हमने जितने टाइम में हमने बनाया है उतने टाइम में वो अचीव भी हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक हो गया। वैलिडिटी डिसिप्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी। इंटरनल वैलिडिटी, द एबिलिटी टू जर्नलाइज परस्यूम्स इंटरनल वैलिडिटी। ये वैलिडिटी की डेफिनेशन वही है कि जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है क्या वो काम अपना करती भी है या नहीं करती। कंटेंट वैलिडिटी, अब कंटेंट वैलिडिटी क्या है, इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च, इट इज़ अ रीजनेबल वन, इट अपीयर्स टू बी मेजरिंग व्हाट इज इंटेंड टू मेजर। वही बात बता रहा है, जैसे कि आप मिसाल के तौर पे हमने बच्चों को एक लेक्चर, जो यही लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो कंटेंट वैलिडिटी ये होनी चाहिए कि अगर रिलायबिलिटी या वैलिडिटी के मुताबिक कोई भी सवाल आ जाए तो वो मैंने कवर करवा दिया हो तो वो कंटेंट मेरा वैलिड है। अगर कुछ रह गया, कुछ आगे कुछ पीछे, तो वो कंटेंट वैलिड नहीं है, कंटेंट की वैलिडिटी नहीं है, यानी कि कंटेंट ने पूरे एरिया को कवर नहीं किया, यानी कि हमारा पूरा टॉपिक कवर नहीं हो सका। क्राइटेरियन वैलिडिटी, यूजिंग दिस मेथड कंकरेंट वैलिडिटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फाइंडिंग अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द मेजर्स और टेस्ट इन द क्वेश्चन फॉर विच वैलिड हैज प्रीवियसली बीन पुट। अब इसमें वो अगली बात बता रहा है कि इस मेथड को यूज़ करके हम अपना कंकरेंट वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करते हैं। वही पीछे जो हमने कंकरेंट रिलायबिलिटी पढ़ी है उसी तरह का ही है। किस तरह करते हैं कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट देख लेते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन देख लेते हैं, किस में जो टेस्ट या जो क्वेश्चन पहले बन चुका है, जो पहले हो चुका है, उसमें हम देख लेते हैं कि उसमें और हमारे टेस्ट में कितनी चीज़ें कॉमन हैं, कितनी चीज़ें सेम हैं, ठीक है, ये क्राइटेरियन वैलिडिटी होगी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, इट कैन बी एक्सेस वट एवर सोर्स ऑफ द टेस्ट आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू द सक्सेस ऑफ कॉलेज, यानी कि अब ये वो वैलिडिटी है
कि जो हमारा जैसे कि एक कॉलेज फर्स्ट ईयर के बच्चों के अपने लास्ट पेपर लेता है, तो उससे वो पेपर्स के बाद एक प्रिडिक्ट कर देते हैं कि यार ये बच्चा हमारा फर्स्ट आएगा बोर्ड के पेपर में, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा। यानी कि किसी टेस्ट के होने से पहले जो टेस्ट लेके उन बच्चों की जो कैपेसिटी चेक की जाती है उसे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहा जाता है। अच्छा, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड इन एकेडमिक रिसर्च। दिस कॉमन वे टू एस्टैब्लिश कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज to test the measure in question against two other measures known from the previous work which are valid। अब ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या कह रहा है कि अगर हमने एक बच्चे का टेस्ट लिया है पहले, ठीक है, अब हमने वो फर्स्ट टर्म का, अगर जैसे कई बार के फर्स्ट टर्म का सिलेबस मिड टर्म में थोड़ा बहुत डाल देते हैं, ये वही चीज़ है कि क्या हमने जो बच्चे को सिखाया है, जो उसमें चीज़ें कंस्ट्रक्ट हुई हैं, जो बिल्ड हुई हैं, क्या वो चीज़ें उसमें मौजूद भी हैं या नहीं मौजूद। तो जो इस किस्म की वैलिडिटी चेक करने के लिए की जाती है उसे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। तो दुआओं में याद रखें, बड़ों का ख्याल रखें, चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट में बता दिया करें आपको समझ आ रही है या नहीं। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट रिसर्च के ऊपर एक पूरा डिटेल में बनाऊंगा। 2-3 हमारे टॉपिक रह गए हैं, उसके बाद एक डिटेल वीडियो होगी 1 आवर या 1.5 आवर की। तो उसमें इंशाल्लाह जो जो पॉइंट रह गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और एक थ्रू आउट एक जो है ना एक ही वीडियो बन जाएगी जिसमें जो बच्चा रिसर्च को कंप्लीट अगर समझना चाहे तो उसके ज़रिए से इंशाल्लाह समझ लेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।